क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और अगर वैसा ही पेपर इस साल भी आ गया फिजिक्स में नीट 2026 में तो मैं कैसे उसे अप्रोच करूंगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आ चुका हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अरिविहान पे। मेरा नाम है सूर्यभान और आज की इस क्लास में हम करेंगे स्पीड सॉल्विंग नीट 2025 के पेपर की। देखिए, हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आए, लेकिन पेपर की डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि आप उसे परसीव कैसे करते हो। कई बार डिफिकल्ट पेपर जो होता है उसको आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हो, उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो यदि आप सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से पेपर को सॉल्व करने की तरफ और बढ़ते हैं। तो आज वही स्ट्रैटेजी और वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके सामने पेपर आएगा तो आप कैसे उसे स्पीड सॉल्विंग करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैंने अपनी नीट 2025 के जितने चैप्टर से पूछे गए सवाल हैं वो मैं आपके लिए एक छोटा सा डेटा शीट बना के आऊँ ताकि आप इससे आइडिया भी लगे कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ये वास्तव में ट्रेंडिंग बचे भी हैं या नहीं बचे हैं, या फिर जो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो जरूर जाके देखिएगा। पिछले 10 साल की मैंने एनालिसिस करी थी, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है और ये भी बताया गया था कि किस प्रकार का आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो और कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। और यकीन मानिए, क्या उसी के बेसिस पे भी 2025 का पेपर भी आया था। जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे वो अभी तक ट्रेंडिंग बने हुए हैं और वैसा ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 में। तो ये रहे वो टॉपिक्स जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा देखेंगे, सरफेस टेंशन और फ्लूइड से एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्टिक्स, रे और वेव मिला के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 सवाल, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से 2 सवाल, वर्क एनर्जी एंड पावर से 2 सवाल, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप देख सकते हैं बेटा 4 सवाल आए हैं। 5 and 4. Again, this is a very important topic. जैसा कि आपको पता है, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्जेस से 2 आए हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं। ये 4 भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। आगे देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से वापस से 2 सवाल। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी मिला के 4 सवाल आया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जगह करंट इलेक्ट्रिसिटी और थर्मोडायनामिक्स मिला के 8 सवाल हो चुके हैं। ग्रेविटेशन से 3 टॉपिक, 3 सवाल। इलेक्ट्रोस्टैट से देखिए 4 सवाल। मोशन इन प्लेन और ऑसिलेशन से एसएचएम और काइनेमेटिक्स मिला के 6 सवाल। ठीक है, और ये दोनों मॉडर्न और सेमीकंडक्टर मिला के 6 सवाल। बाकी यूनिट एंड मेजरमेंट से 2 सवाल आए ही हैं। और कौन सा मोशन है प्यारे बच्चों? दिस इज रोटेशनल मोशन से वापस से 2 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, जो हर साल पूछते हैं। तो आइए इसी बिलीफ के साथ, क्या कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसी हिसाब से आपका पेपर बनेगा और यदि पेपर डिफिकल्ट भी आ गया तो उसकी स्पीड सॉल्विंग कैसे की जाएगी। चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं नीट 2025 के प्रश्न का स्पीड सॉल्विंग। आइए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे चीतो, ये रहा स्क्रीन पे पहला सवाल। ये पहला सवाल देख के ही मैक्सिमम लोग घबरा गए थे। आइए इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है? कंसिडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर। इट हैज वन वॉल एट x इज इक्वल्स टू L एंड कैन बी taken to be very wide in z direction. ठीक है, when filled with liquid of a surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught with x-axis at x is equals to L. If y of x is the height of the surface, then equation of y of x will be given by. Yes, it is a difficult problem, but there is a method जिससे आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो, बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है जो फोर्स लगता है टेंशन की वजह से वो T इंटू एल होता है। तो जरा देखिएगा, यहां पे मान लेते हैं T इंटू एल होगा, तो यहां पे कितना मिलेगा? TL cos थीटा नॉट मिलेगा, बिल्कुल सही। और ऊपर कितना मिलेगा बेटा? TL sin थीटा नॉट। एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो कंफर्म है, इसका नहीं पता, लेकिन TL sin थीटा नॉट इसके पूरे मास को बैलेंस करेगा, इसके पूरे मास को बैलेंस करेगा। दैट शुड बी इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ g। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये कहीं नहीं जा रहा है तो इसको बैलेंस करेगा, तो मुझे पता चल चुका है TL sin थीटा नॉट शुड बी इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ g। आइए मैं इसके मास को लिखने की कोशिश करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे कितना पानी स्टोर्ड है यदि आपको पता करना है तो x दूरी पे जाके मैं एक dx एलिमेंट ले लेता हूं। बिल्कुल सही सर, जिसकी हाइट जो है ये y है। हाइट कितनी है प्यारे बच्चों? y है, बिल्कुल सही। अच्छा देखना ध्यान से, इसका मास कितना होगा? dm मास होगा। dm मास में निकाल लेता हूं।
ठीक है, पीछे मैं मान लेता हूं एल लेंथ तक गया है। कितने लेंथ तक गया है? x इक्वल टू एल तक। तो उसका मास कैसे निकलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दे रखा है आपको? रो। वॉल्यूम कितना होगा जरा देखिएगा, इसका वॉल्यूम, छोटे वाले का वॉल्यूम बताइएगा सर। ये हो जाएगा y इंटू एल इंटू डी एक्स। अरे बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल मास। बस ये वैल्यू उठा के मैं पुट करनी है। तो मुझे पता चला सर टीएल साइन थीटा नॉट should be is equals to integration of rho y into L dx. Absolutely correct. अच्छा, sin थीटा नॉट को आप क्या लिख सकते हो बेटा? tan थीटा नॉट। और tan थीटा नॉट को क्या लिख सकते हो? dy by dx। बिल्कुल सही सर। ये कितना हो जाएगा? रो y, ठीक है, इंटू जी भी लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, सॉरी ये तो मास में था, तो यहां पे अगर आपने लिखोगे तो m इंटू जी के इक्वेट करना है। रो y एल जी है ना, और ये कितना है बेटा? dx इंटीग्रेशन l से l गॉट गॉन। अब देखिए यहां पे एक स्मार्ट टेक्निक देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है dy by dx, dy by dx है ना, इज इक्वल्स टू, सरफेस टेंशन मैंने टी मानी है, आखिरी में मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, खटाक से करते हैं। dy by dx इक्वल टू लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ रो y g अपॉन टी इंटू dx। अरे सर, अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या ये इंटीग्रेशन आगे से चला जाएगा? जरा सोचो, इसको एक और बार देखिए, अगर किसी फंक्शन को आप क्या करके इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर दोगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा, इसीलिए मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हट जाएगा आपका सामने से, ये dx हट जाएगा है ना, तो रो y g अपॉन टी की जगह मैं एस से रिप्लेस कर देता हूं ताकि करेक्ट ऑप्शन मैच हो जाए। मैंने सरफेस टेंशन को टी मान लिया, तो कितना हो जाएगा? d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू रो yg अपॉन s। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम। मुझे पता है इसको 2 मिनट में आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एक बार देख लीजिए खटाक से। A microscope has an objective of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter, and tube length of 40 centimeter. The distance of distinct eye vision is 25 centimeter. Then the length of the magnification microscope. Formula direct याद होना चाहिए, m is equals to होता है l d upon fo into fe. Absolutely correct sir. Length कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही सर। d की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर। अरे बिल्कुल सही सर। अपॉन fo into fe, ठीक है, 2 into 4। एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 into 4। ये 10 बार चला गया है ना, ये 5 बार चला गया, 25 5 125। कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, मास और चार्ज दे रखा है, मूविंग स्पीड c by 100 is injected into a magnetic field, magnitude दे रखा है perpendicular to the direction of motion. We wish to apply an electric field together with a magnetic field so that electron does not deflect from its path. देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता है, अपने दिमाग में होना चाहिए नेट लॉरेंस फोर्स कितना होना चाहिए? 0, मतलब QE प्लस QV क्रॉस B किसके बराबर होना चाहिए? 0, मतलब E की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? इधर जाएगा, ये हो जाएगा B क्रॉस V के बराबर। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के परपेंडिकुलर होगा। तो ई विल बी परपेंडिकुलर टू बी। इस पे ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं हो सकते हैं। सिर्फ अपने को क्या चेक करना है? 1 और 2 को चेक करना है। तो जरा बताइए, अगर मैग्नीट्यूड वाइज में बात करता हूं तो सब परपेंडिकुलर है बी। अच्छा, ये कितना दे रखा है? c अपॉन 100। वेलोसिटी दे रखी है c अपॉन 100। द वैल्यू ऑफ ई विल बी, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है? 9 into 10⁻⁻⁴। यस सर, इंटू सी कितना होता है? 3 into 10⁸ और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 6। नतीजा 27 और 10 की घात 2। 27 और 10 की घात 2। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इट वेरी फास्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है अगला क्वेश्चन, there are two inclined surfaces of equal length of same angle of inclination 45 डिग्री। ठीक है, फटाक से यहाँ पर ने डायग्राम बना लिए 2, एक ये डायग्राम है और दूसरा ये डायग्राम है। चलो, दोनों का एंगल कितना है प्यारे बच्चों? 45 डिग्री है। ये भी कितना है? 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये स्मूथ है ना, और दूसरा वाला क्या है? रफ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। while a given body takes 2 times as much time to slide down on a rough surface that on a smooth surface। स्वाभाविक सी बात है, रफ सरफेस पे टाइम ज्यादा लगेगा, इसको मैं टी रफ बोल रहा हूं, यहाँ पे टी
स्मूथ बोल रहा हूं तो टी रफ दे रखा है आपने को 2 टाइम्स ऑफ टी स्मूथ दे रखा है। तो यहाँ पे इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कंफर्म बात है सर जी साइन थीटा होगा अगर स्मूथ है। लेकिन अगर यहीं फ्रिक्शन लग जाएगा मतलब आगे की तरफ लगेगा जी साइन थीटा और पीछे की तरफ मतलब आगे एम जी साइन थीटा और पीछे की तरफ म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि बॉडी क्या हो रही मूव कर रही है ना, जैसे ये नॉर्मल हो गया और इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। फ्रिक्शन कितना होता है सर, फ्रिक्शन अपने को पता है म्यू एम जी कॉस थीटा होता है। तो देखो खटाक से करेंगे अपन, कैसे करेंगे, यहाँ पे दोनों को डिस्टेंस सेम चलना है तो दोनों के डिस्टेंस को मैं सेम लिखता हूं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर, ऑल राइट। तो क्या लिखूंगा, दोनों का डिस्टेंस सेम, यू तो क्या है 0, यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूंगा हाफ, इसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका एक्सेलरेशन है हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और टी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा एन स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कितना हो गया गॉन, इससे ये गॉन, जी से जी गॉन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन थीटा शुड बी इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, 2 दे रखी है 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब देखिए अब आपको ऑप्शंस पे जाना था राइट। अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है म्यू निकालने के लिए, जरा देखते हैं साइन थीटा कितना है, खटाक से बताओ, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 1/√2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1/√2 माइनस म्यू इंटू 1/√2। अरे गजब सर, ये आ गया पूरे में √2 कॉमन आ गया तो 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 म्यू, आई गेस बिल्कुल सही है, √2 सबसे कैंसिल हो जाएगा तो 4 म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, म्यू इज इक्वल्स टू 0.8। तो नहीं कर रहा, गलती हुई 4 मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, गलती हुई, अच्छा ये गलती हुई। देखिए जरा ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 म्यू इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, म्यू इज इक्वल्स टू 3/4 0.75। ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। इस तरीके से आप खटाक से आंसर निकाल सकते थे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा ध्यान से, बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली ऑन अप्लाइंग ब्रेक कार ए स्टॉप्स आफ्टर 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and B, then the ratio. तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है, देखिए बेसिक सा काइनेटिक एनर्जी KA अपॉन KB दे रखा है अपने को, कितना होगा जरा एक बात बताओ, KA अपॉन KB को क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्स ऑन A इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, 0 से स्टार्ट हुआ होगा। ऐसे ही वर्क डन बाय द फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही FB इंटू क्या हुआ होगा SB हुआ होगा। आपसे क्या पूछा है FA अपॉन FB पूछा हुआ है, बहुत आसान, ये हो जाएगा KA इंटू SB अपॉन है ना KB इंटू SA, दोनों की वैल्यूज रखते हैं, KA कितना है 100 बटा 225, अच्छा इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B है 1500 अपॉन कितना है 1000, परफेक्ट, 1 2 1 2 1 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो अब काटते हैं, ये लिखा है 150 अपॉन 225 है ना, तो किससे कटेगा जरा देखते हैं, 25 है ना, देखो सबसे पहले तो कटते हैं, 5 3 15 30 हो गया, 5 के 20, 4 25 5 25 है ना, 3 5 6 के 30, 5 9 45 है ना, 2 3 दूनी 6 3 3 9, 2/3, ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। क्या था ट्रिक, क्या था, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा अगर स्टार्ट से हुआ है, मतलब कहां से स्टार्ट हुआ है, अप्लाइंग ब्रेक हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन। आगे चलते हैं, वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज, सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी सर्किट दिखता है तो देखिए कभी यहाँ पे हमेशा बैलेंस ब्रिज देखने की कोशिश करना। बैलेंस ब्रिज कैसे देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा ये ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। जैसे ही पता चला ये ब्रिज बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, देखना ध्यान से, ठीक है, तो जरा देखना ये हुआ क्या, बैलेंस है क्या, देखना 3 into 2.5, यस सर, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 5 into 1.5, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना, कितना आया, 3 दूनी 5 15 हासिल 1, हाँ
7.5 इज इक्वल टू 7.5, मतलब ये जो ब्रिज है ये क्या है सर? दिस इज अ कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज। ठीक है, मतलब क्या हो गया? मतलब यहां से अब कोई भी करंट नहीं जाएगी, मतलब बैलेंस ब्रिज है, मतलब यहां से अब कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, अब जरा सॉल्व करते हैं अपन इसे, तो कितना हो जाएगा? 3, ये 5 है ना, और ये कितना है? 2.5 है। तो 5 3 8, और ये कितना है? 2.5, और यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब इट विल बिहेव लाइक व्हाट? ओपन सर्किट। मतलब ये 5 और ये 3 आपस में सीरीज हो जाएगा 8, और ये 2 और 3 4, 8 पैरेलल 4, 8 पैरेलल 4, तो 8 पैरेलल 4। अब आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं अपन। आर इक्विवेलेंट कितना होगा जरा सोचते हैं, है ना? ये लिखा है 8 पैरेलल 4, मतलब 5.5। देखते जाओ, 5.5, यस सर। ये इसके साथ क्या है? सीरीज में 1.5, यस सर, प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे एक बार? 8 पैरेलल 4 मेरे हिसाब से, ना? 5 3 8 और एक 4, 8 पैरेलल 4, और इसके साथ एक और ऐड करना है 1/3। दिस विल बी द आर इक्विवेलेंट, है ना? 5 6 7 प्लस 4/32 अपॉन 12 प्लस 1/3, है ना? कितना हो जाएगा? 4/32, है ना, अपॉन 4 3 12, तो कितना आ गया? 7 प्लस, है ना, 8 और 1 9, 9/3, 9/3 कितना हो गया? 3, 7 और 3 कितना हो गया? 10। आर इक्विवेलेंट आ चुका है 10, वोल्टेज है 5, है ना? तो करंट क्या पूछा है? करंट कितनी सप्लाई देगा? तो करंट हो जाएगा, करंट होगा V इक्वल टू आई आर, है ना? तो 5 V इक्वल टू, हाँ, 5/10, आधा एम्पियर आंसर आना चाहिए। कुछ है क्या ऑप्शन ऐसा? आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, this is the problem. क्या बोल रहा है? A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. ठीक है, the bob is given a horizontal velocity v0 as shown in the figure. If the string gets slack at some point P, यहाँ पे जाके slack हो जाता है ना? Making an angle theta from horizontal. The ratio of the speed of v at the bob at point P. यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है? v है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। And to its initial speed v0, है ना? थोड़ा कलर दूसरा कर देते हैं, यहाँ पे ब्लैक ही लगेगा। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है? v है, और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है? v0 है। आपको क्या निकालने को बोला गया है? आपको रेशियो निकालना है, क्या? v/v0। दिस इज द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर स्मार्टली सॉल्व करोगे तो जरा एक बात बताओ, अगर थीटा 90 हो जाता है, तो अगर आपको डेटा याद है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब क्या? मतलब टॉप पॉइंट पे जाके स्लैक हो जाए। यही तो कंडीशन ऑफ क्या था? टॉप पॉइंट पे जाके स्लैक हो जाए, यहां पे जाके टेंशन जीरो हो जाए ना। थीटा इज 90 डिग्री और टेंशन वहां पे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अरे हाँ सर, ये तो लूपिंग की कंडीशन, कंडीशन ऑफ लूपिंग। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कंडीशन ऑफ लूपिंग। ओके सर, परफेक्ट। अगर ये लूपिंग की कंडीशन है तो क्या आप सोच सकते हो कि v0 की वैल्यू लूपिंग के लिए कितनी होनी चाहिए थी? √5gl। ये डेटा डायरेक्टली याद होगा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए? √5gl। और टॉप पे कितनी वेलोसिटी आती है सर? ये तो √gl के बराबर आती है। परफेक्ट, ये मेरे को डेटा याद है डायरेक्टली, आपको भी याद होना चाहिए। बहुत बेसिक सवाल है। चलो अब उठा के पुट करो, पुट करो, थीटा 90 पुट करो। क्या यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए? आंसर कितना आना चाहिए? v/v0 शुड बी इज इक्वल्स टू, है ना, 1/√5 आना चाहिए थीटा 90 पुट करने पे। वही इसका आंसर है। पहला उल्टा चेक करते हैं। थीटा 90 पुट करोगे sin 91 गलत है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, थीटा कितना पुट करो? 90 पुट करो। sin 90 कितना हो चुका है? 1 + 5 की पावर 1/√2। अरे भाई ये तो परफेक्ट हो गया। अच्छा तीसरा देखो, अगर तीसरा देखो, cos थीटा नहीं तो 0 हो जाएगा। अच्छा अब दूसरा भी सही हो सकता है, चौथा भी सही हो सकता है। अब दूसरा और चौथा में कैसे पता करें? दूसरा और चौथा में कैसे पता करें? अपन एक काम करते हैं, अपन इसको यहां तक पहुंचाते हैं। इस वाले केस में थीटा 0 रखने पे, इफ थीटा इज 0, जरा देखो ध्यान से, थीटा यदि 0 है, इसको यहां से स्टार्ट करना है तो क्या होगा? जरा सोचो, मिनिमम v0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? √2gl। याद करो। यस सर, v0 कितनी होनी चाहिए थी? v0 की वैल्यू √2gl। ठीक है, और थीटा 0 पे इसको जस्ट यहां तक पहुंचाना है। स्लैक हो गया, यहां जाकर स्लैक हो गया। ठीक है, तो देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अरे सर थीटा 0 रखने पे रेशियो 0 आना चाहिए। थीटा 0 रखने पे, यहां रेशियो 0 आ रहा है, लेकिन पहले से ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहां 0 रखने पे रेशियो 0 नहीं आ रहा है। अरे खत्म। यहां देखो साइन 0, थीटा 0 रखो तो क्या आ गया आंसर? 0। आंसर इज 4। इस तरीके से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे अपना समय बचाते हुए। सो दिस वाज द रियल मेथड दैट यू कैन सॉल्व। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ अ गेट। कौन से गेट के बराबर है? चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से ए आया, यहाँ से बी आया, है ना, ये नैंड गेट है ना। यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? फटाक से इसी में लिख देते हैं अपन। यहाँ पे आउटपुट होगा सूर्या सर ए डॉट बी का बार। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों? ए आया, बी आया, ये आया ए प्लस बी का बार। अरे ऑलराइट, मतलब ये क्या लिखा है? ये लिखा है ए बार प्लस बी बार। परफेक्ट। ये क्या लिखा है? ये लिखा है ए बार डॉट बी बार। इसको किस में डाला गया है? एंड में डाला गया है। मतलब ये लिखा हुआ है, जरा देखेंगे ध्यान से, ये लिखा हुआ है ए बार प्लस बी बार। इसका डॉट प्रोडक्ट किया गया है किसके साथ? ए बार डॉट बी बार के साथ। यही है हाँ, ए बार डॉट बी बार के साथ। तो ए बार का सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। ये लिखा है ए बार डॉट ए बार प्लस बी बार। बिल्कुल सही, सही है, देख लो इस तरह से कर लो। मल्टीप्लाई करते हैं सारे, बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखा है? पहला लिखा है ए बार बी बार ए बार। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा क्या लिखा है? प्लस ए बार बी बार बी बार। ए बार इंटू ए बार तो किसके बराबर ही होगा? जरा बताओ। ए बार इंटू ए बार इंटू बी बार। परफेक्ट है। और ये क्या लिखा है? ए बार और बी बार इंटू बी बार भी किसके बराबर होगा? बी बार। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? दोनों को सेम ही है, ए बार इंटू बी बार। ये कब आएंगे? जब ये ए प्लस बी का होल बार लिखे होंगे, तभी तो क्या आएगा? डी मॉर्गन थ्योरम लगा के ए बार डॉट बी बार, ए प्लस बी का और के ऊपर एक क्या कर दिया गया है? बार लगा दिया गया। तो आंसर इज नॉट, आंसर इज नॉट, आंसर इज नॉट। ये करते आना चाहिए। डी मॉर्गन थ्योरम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप किसी भी चीज को सिंप्लीफाई कर पाओ। अगला क्वेश्चन बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस, द एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ z देखिए, यहाँ x देखिए, मतलब पक्का ऑप्शन में y वाला ही करेक्ट होगा। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, पहला और चौथा। बिल्कुल सही बात सर। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? बस मैग्नीट्यूड निकालना है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, दिख गया क्या? इसने मैग्नीट्यूड इसके बराबर रख दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होता है? E इज इक्वल्स टू क्या होता है प्यारे बच्चों? E इज इक्वल्स टू होता है B टाइम्स ऑफ C होता है ना। तो B हो जाएगा E बाई C। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये तो आंसर आएगा ही नहीं। नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट डायरेक्टली। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of a 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is। कहां से? कहां से इंपल्स क्या होगा? इंपल्स पहले ग्राउंड में आने वाली वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, जाने वाली वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। मतलब एक बात तो कंफर्म हो चुका है, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो m v1 प्लस v2 हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन माइनस माइनस ऑफ v2 हो जाएगा प्लस ऑफ v2। बिल्कुल सही बात है। मास कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? आधा किलो। सही है। अच्छा, v1 प्लस v2 ये सॉल्व करना है आपको। v1 निकालना और v2 निकालना है। पहले कहां से ड्रॉप किया गया है? 40 मीटर से ड्रॉप किया गया है। 40 मीटर से, है ना। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो देखिए ध्यान से, v इक्वल टू होता है रूट ऑफ 2gh। बिल्कुल सही। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 40, 4 दूनी 8, अंडर रूट ऑफ 800, द रूट ऑफ 800 यही होगा। जी कितना? 9.8 यूज करना है। अरे बाप रे बाप। चलो हमारा 40 से, हाँ ठीक है, 9.8 यूज करना है। तो 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना दिया है? कहां से ड्रॉप किया गया है? 40 मीटर से। ठीक है, ये v1 होगा। अच्छा, v2 कितना हो जाएगा? वापस से टकरा के ऊपर की तरफ गया है v2 से, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी वापस से 0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gh डैश लिख देता हूं। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9.8 इंटू h डैश कितना चला है? 10 चला है। 10 चला है। ठीक है, परफेक्ट है। तो एक बात बताओ, ये तो सेम ही लिखा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां से क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। 10 ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ v2। अरे बिल्कुल सही बात है, 2 टाइम्स ऑफ v2। तो 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ v2 प्लस v2 कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ v2, 3/2 इंटू v2। और v2 की वैल्यू कितनी है बेटा? अंडर रूट ऑफ कितना है? 98 इंटू 2, 98 इंटू 2। तो 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 दूनी 16 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 196। 196 किसके पास होगा? 196 4 20 400 हो जाएगा। नहीं 15 225, है ना। 14 का होगा आई गेस, है ना। 10 का 100, 15 का 225, है ना। और पीछे लिखा हुआ है 6, 4 चौके 16, 14 का होगा 3/2 इंटू
14, 2 साते 14, 7 तियां 21, 21। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। बढ़े आगे की तरफ, यस सर, बिल्कुल बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। AB is a part of electrical circuit. The potential difference VA minus VB instant current 2 ampere is increasing at the rate of 1 ampere per second. बड़ा इजी सा, प्लस से निकला तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकला तो नेगेटिव। यहां से इक्वेशन अब लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे अपन सर? VA माइनस, ठीक है, L di by dt। L कितना है? 1 di by dt, बिल्कुल सही। फिर निकला यहां से -5 माइनस 2 इंटू आई इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है? VB आ चुका है, ठीक है। तो चलिए DA बाई dt इंक्रीज हो रहा है, जो कि 1 के बराबर है। तो लिखा है VA माइनस 1, L की वैल्यू भी 1 थी, DI बाई dt भी कितनी है? 1 माइनस 5 माइनस 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल्स टू कितना आ चुका है? VB, है ना। ये हो चुका है VA माइनस 1 5 5 4 9 1 10 माइनस 10 इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 के बराबर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे की तरफ। See, 2 ampere current is flowing through two different small circular copper loop having radii 1:2. The ratio of their respective magnetic moment will be given by। magnetic moment की यदि मैं बात करता हूं, magnetic moment कितना होता है? म्यू NIA, सॉरी NI into A, ठीक है, यही होता है क्या? यस सर। N number of loops, है ना, I current और A। 2 ampere current is flowing through two different circular having ratio radius 1:2, है ना। जरा सोचो, M is directly proportional to R square लिख सकता हूं क्या? यस सर। मतलब M1 अपॉन M2 जो होगा वो R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, और इनका रेशियो 1/2 है। तो आंसर आ जाएगा 1/4। मैटर क्या होता है? क्लोज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। लेट अस मूव आउट टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। What does it says? Please think. In a certain camera, a combination of 4 small thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and total magnification. Magnification multiply होता है, power add होता है। तो आंसर बहुत सिंपल हो गया, 4 है। 4 है मतलब 4p, और m भी 4 है मतलब m की पावर 4। 4p एंड m की पावर 4। ऑप्शन नंबर 3। बहुत बेसिक सा सवाल, खटाक से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अगला सवाल। An oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.2 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 20. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to। थोड़ा कैलकुलेटिव है, आइए सॉल्व करते हैं। समझना पड़ेगा क्या था। पहले कुछ नंबर ऑफ ऑक्सीजन थे, उसके बाद इसमें से कुछ ऑक्सीजन निकाल लिए गए, जिसकी वजह से गॉज प्रेशर 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। गॉज प्रेशर होता है प्रेशर हेड, जितना एक्स्ट्रा प्रेशर है। मतलब किससे एक्स्ट्रा? मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो चलो पहली बात तो फाइनल प्रेशर जो होगा वो होगा 11 P0 प्लस P0, है ना, मतलब 12 P0। बहुत बढ़िया, मतलब 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5। बिल्कुल सही बात है, आउटस्टैंडिंग। प्रेशर आ गया अपने पास, है ना। अब क्या पूछा हुआ है? कितना ऑक्सीजन विड्रॉल किया जाएगा। तो PV इक्वल टू NRT लगा देते हैं। PV इज इक्वल्स टू NRT लगा के वो नंबर ऑफ मोल्स अपन निकाल लेते हैं जो अभी बचे होंगे, और उसको किससे घटा देंगे? इसके नंबर ऑफ मोल से घटा के 32 से, कितना है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम आ जाएगा, मास पता चल जाएगा। आइए देखते हैं खटाखट। PV इज इक्वल्स टू कितना है? NRT। चलो लगाते क्या निकालना है? अपना नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। प्रेशर कितना है? 12 इंटू 10 की घात 5, ठीक है। वॉल्यूम कितना है अपने पास? 30 लीटर, ठीक है। अपॉन कितना आ जाएगा? जरा सोचो 30 लीटर अपॉन। कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, कुछ ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है, उसके बाद गॉज प्रेशर 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बचा है। गॉज प्रेशर क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रेशर, हेड प्रेशर, है ना। तो फाइनल प्रेशर आपको पता चल चुका है सर 11 P0 प्लस P0, बिल्कुल, मतलब 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परफेक्ट है, ठीक है। प्रेशर अपने को पता चल चुका है, वॉल्यूम अपने को पता है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 30 लीटर, है ना। 30 लीटर, अच्छा, तो मीटर क्यूब में हो जाएगा 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। चलो खत्म। तो PV इक्वल टू NRT लगा देते हैं। टेम्परेचर कितना हो जाएगा? टेम्परेचर 27 प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिलेगा? PV अपॉन RT, है ना। तो 12 इंटू 10 की पावर 5 P इंटू V कितना है? 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 अपॉन R की वैल्यू कितनी लेने वाली है? 100/12। ये हो गया 100/12, बिल्कुल सही। इंटू T की वैल्यू वापस से कितनी हो गई? 300। काफी कुछ कट रहा है। 5 में से 3 गया 2, 2 से गया 2, ये गया ये गया 10, 12 12 144, 14.4 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। 14.4 नंबर ऑफ मोल्स, है ना। ये कौन से मोल है?
जो बचे हुए हैं, तो निकले कितने होंगे? 18.2 माइनस 14.4, 12 में से 4 गया 8, 7 में 4 गया 3.8 मोल्स निकले होंगे। मतलब ये किसके बराबर आंसर आना चाहिए? 3.8, ये है ना 3.8 मोल्स, है ना। इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 32 ग्राम से। तो 3.8 इंटू 32 ग्राम मतलब 10 की पावर -3 है ना। कितना हो गया? 8 दूनी 16 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 8 3 के 24 हासिल 2, 3 9 2 11, जो हो गया 6 7 और 4 11 हासिल 1 1 1 2। ठीक है, तो 1.216 के आसपास, 1.116 के आसपास क्या आ रहा है आंसर? 1.1, कुछ गलती हुई। 12 में से 4 गया, बिल्कुल सही है। 12 में 4 गया 8, 7 में 4 गया 3, 3.8 इंटू 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, परफेक्ट है। 32 रख लिया अपन ने, तो कितना आया? 8 दूनी 16 हासिल 1, सही है। 3 दूनी 6, एक हो गया 7, खत्म। 8 3 के 24 हासिल 2, 3 3 9 और 2 कितना हो चुका है? 11, है ना। 6 7 4 11 हासिल 1 1 1 2, 2 और 1, है ना। यहाँ पे 121.6 आया है। इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब हुआ, ध्यान सुनना, 0.121 kg, 0.121 kg। 116 यार, बहुत क्लोज आंसर दे रखा है। 121, कुछ गलती हुई है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 लेना है, उससे क्या होगा? आंसर बढ़ेगा या घटेगा? 1.01 लेना है, 1.01 लेना है, उससे आंसर बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, ये बढ़ जाएगा मतलब ये कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 121 है तो 116 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा बेटा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे 1.01 नहीं लिया है। 1.01 लेने से क्या होगा? ऊपर वाली जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, जो कि जब इससे घटेगा तो ये बढ़ जाएगी, तो ये और कम हो जाएगा, ये और कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू इससे और कम आएगी। तो कम के पास कौन सा है? 0.116 kg विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं खटाक से। इन सम appropriate unit time and position relation t is equals to x square plus x दे रखा है। acceleration of the particle आपसे पूछा हुआ है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। t की वैल्यू कितनी दे रखी है आपसे? x स्क्वायर प्लस x दे रखा है। अच्छा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो x के रेस्पेक्ट में dt by dx कितना आ जाएगा? 2x plus 1 आ जाएगा। अरे मतलब वेलोसिटी जो लिखा हुआ है सर, ये किसके बराबर लिखा है? लिखा है 1/2x plus 1 के बराबर। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए x के टर्म्स में, है ना। तो पहले dv by dx निकाल लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 2x plus 1 की पावर -1। dv by dx करोगे तो पावर आ जाएगा आगे की ओर, और ये आ जाएगा 2x plus 1 की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। ये लिखा है -2/2x plus 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है? v dv by dx होता है। सर ये लिखा है आपने 1/2x plus 1 मल्टीप्लाइड बाय -2/2x plus 1 का होल स्क्वायर। मतलब ये कितना लिखा है? -2/2x plus 1 का होल क्यूब। दिस विल बी -2/2x plus 1 का होल क्यूब will be the value of acceleration, and that is why option number B is the right answer to the problem। कैसे सोचा ये? सर dt by dx कर दिया, खटाक से वेलोसिटी निकाल ली, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है किसके टर्म्स में चाहिए, मुझे पता है एक्सेलरेशन x के टर्म्स में चाहिए, मतलब vx के टर्म्स में आएगा। v dv by dx निकाल के ही एक्सेलरेशन x के टर्म्स में आएगा। आगे बढ़ते हैं। To an AC power supply 220 volt at 50 hertz, a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm, and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series। खटाक से सोच लेते हैं, कर लेते हैं। क्या क्या है? AC पावर सप्लाई है 50 वोल्ट पे, रजिस्टर कितना है? 20 ओम का, ठीक है। कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस कितना है इसका? 25 ओम का, ओके, ठीक है। एंड इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस कितना है? 45 ओम, ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ठीक है। द करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट में द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज रिस्पेक्टिवली। बहुत ही आसान। Z निकालना है इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस सूर्या सर। R कितना हो जाएगा? दिस विल बी 20 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, दिस विल बी आल्सो 20 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 20√2 विल बी द आंसर। दिस विल बी द Z, है ना। अब आपसे क्या पूछा हुआ है? ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है, इस प्रकार में देता है तो आरएमएस ही है, और आपसे जब करंट और वोल्टेज पूछा है तो आरएमएस ही पूछा है। तो आई कितना हो जाएगा? सर आई तो हो जाएगा 220/20√2। अरे सर 11/1.41,
यस और नो बेटा? 11/1.41 मतलब कंफर्म है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, 7.8 एम्पियर होगा। अच्छा, फेज एंगल बताना है आपको, फेज एंगल बताना है, ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा? ये फाई है ना, ये आर होता है, ये एक्सएल माइनस एक्सी होता है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर है ना, तो 10 फाई कितना आ गया? एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस अच्छा 45 माइनस 25 है ना, तो 45 माइनस 25 अपॉन 20 है ना, 20 और 20, फाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 45 डिग्री खटाक से। तो कितना आंसर आएगा? 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। यस और नो? यस और नो? यस सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला, सन रोटेट्स अराउंड द सेंटर once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand towards its present radius without any external influence? Assume that sun to be sphere of uniform density. देखिए क्या है, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बिना ही वो एक्सपांड हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा सर? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, अराउंड इट सेंटर, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, I1 ओमेगा 1 किसके बराबर होगा? I2 ओमेगा 2। सर ये कैसे बोल दिया आपने? सर ये कैसे बोल दिया? मैंने इसलिए बोल दिया बेटा, कोई एक्सटर्नल फोर्स के बिना ही उसकी साइज बढ़ गया है, मतलब एक बात तो कंफर्म है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, दिस इज व्हाई उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 के बराबर होगा। चलिए, अब ये तो पता है 2/5 इधर ही आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मैं लिख सकता हूं? ध्यान सुनना, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर ओमेगा 2। अरे गजब सर। या फिर R1 स्क्वायर अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन T2। बिल्कुल सही। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? आपसे T2 पूछा गया है, तो T2 कितना हो जाएगा बेटा? R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ T1। बिल्कुल सही। बाद वाले का रेडियस कितना कर दिया है? ट्वाइस, तो 2 का स्क्वायर इनटू पहले वाले का टाइम कितना था? 27। बिल्कुल सही सर। तो T2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27 इंटू 4 है ना, 7 चौक 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108 दिन। 108 दिन। ऑप्शन नंबर विच विल बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। कैसे किया? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that flux passing through the orbit of electron is NH upon E। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको दे रखा है B डॉट A की वैल्यू NH अपॉन E दे रखा है, क्लियर है? NH अपॉन E। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू NH अपॉन E। पहले तो ये निकाल दिया अपन, बिल्कुल पहली इक्वेशन। क्वेश्चन पढ़ते ही साथ ही अगला देखो क्या बोल रहे हैं। जहां पे n इंटीजर है, h है, प्लैंक कांस्टेंट, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, द मैग्नेटिक, देखिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए के बराबर हो जाएगा। यस सर। I कितना होगा बेटा? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना है? E, टाइम कितना होगा सर? 2 पाई आर, और किसी वेलोसिटी से काट रहा होगा चक्कर V, बिल्कुल सही है, इनटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है E बाय 2 पाई, अलग अलग कर रहा हूं, V बाय आर, बिल्कुल, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने को यूज करना है। आपको याद है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो जो रेडियस कवर करता है वो mv अपॉन qb के बराबर होता है। यस सर, मतलब v बाय आर की वैल्यू आ जाएगी qb बटा m। एब्सोल्युटली क्लियर सर। जरा देखिए, अपन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, मतलब यहां पे अगर आप पुट करोगे ये आ जाएगा E बाय 2 पाई, बिल्कुल सही, V बाय आर की वैल्यू कितनी रख दी मैंने? QB बाय M, बिल्कुल सही, इनटू पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बोले तो NH अपॉन EB पाई, NH अपॉन EB पाई। अब एक बार जरा देखते हैं खटाक से, B से B गॉट गॉन, बिल्कुल सही बात है, पाई से पाई गॉट गॉन, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बचा? ये बचा है E स्क्वायर, है ना, कुछ गलत नहीं? अच्छा, एक से E से E भी चला जाएगा ना, ये चार्ज मतलब बेसिकली चार्ज ही है, चार्ज से चार्ज भी चला जाएगा, तो क्या बचा? ये NEH अपॉन 2 पाई m, NEH अपॉन 2 पाई m, NEH अपॉन 2 पाई m। मतलब क्या? कहां पूछा हुआ? लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 1। EH अपॉन 2 पाई m will be the answer to the problem. This will be the option of the 2, that will be the right answer. आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है three identical heat conducting rod are connected in series as shown in the figure. The rods on the side, ठीक है, साफ दे रखा है 2K के
और 2K ये T1 T2 है, 3T और T है। आपसे क्या पूछा है? T1 अपॉन T2 का रेशियो पूछा है। इन पूरे क्वेश्चंस को आप सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको 3 रेजिस्टेंस बना देता हूं। लो, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। जरा देखना, R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाय, R इज इक्वल्स टू होता है रो L बाय, रो की जगह क्या लिख सकते हो? अपॉन KA। अच्छा सर, देखिए इसका K तो K है, इसका 2 है, मतलब इससे आधा रेजिस्टेंस इसका है और इससे आधा रेजिस्टेंस इसका है। मतलब इसको अगर मैं R बोलूं तो इसको R बाय 2 और R बाय 2 बोलना पड़ेगा। यस सर। अगर लेकिन इसको मैं R बोलूं तो इसको 2R और इसको R बोलना पड़ेगा। मतलब ये लिखा है R 2R R, खत्म। अच्छा, और ये ध्यान सुनना, ये जो पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस है क्या बन जाता है? पोटेंशियल बन जाता है। अरे सर गजब, ये कितना हो चुका है? खत्म। ले लाडले ले, खटाक से देख लेते हैं कितना है। 2T है पोटेंशियल डिफरेंस, 3T माइनस टी। सीधी सी बात है, सीरीज का क्वेश्चन बन चुका है। आपको यहाँ का टेम्परेचर पूछा है T में, मतलब यहाँ का पोटेंशियल पूछा है और यहाँ के पोटेंशियल का रेशियो पूछा है। जरा देखो क्या क्या, ध्यान सुनना, इसके अक्रॉस का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 कितना बोल दूंगा? खुद का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही सर, इनटू टोटल अप्लाइड पोटेंशियल। अरे गजब सर, ये कितना आ चुका है सर? ये तो T बाय 2 आ चुका है। यहां पे अगर देखना ध्यान से, यहां पे कितना था? 3T था, यहां पे कितना था बेटा? T था। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? ध्यान सुनना, डेल्टा T1, ये लिखा है 3T माइनस T1, बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू कितना लिखा है? T बाई 2। इसका मतलब T1 की वैल्यू आ चुकी है 3T माइनस T बाई 2, है ना? 3 दूनी 6, 5T बाई 2। ले लाडले, खत्म। ये आ गया T1 की वैल्यू। अच्छा, T2 की वैल्यू निकालना है। जरा सोचो वापस से, इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो डेल्टा T2 पोटेंशियल जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा इतना इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, कितना आ जाएगा? T बाई 2। बिल्कुल सही। पर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? T2 माइनस T इज इक्वल्स टू T बाई 2। क्लियर है क्या? तो कितना आ जाएगा बेटा? जरा सोचो, यहां से ड्रॉप हुआ तो T2 माइनस टी इक्वल टू T बाई 2। और जरा सोचो, ये आ गया T2 इज इक्वल्स टू T प्लस T बाई 2। कितना आ गया? 3T बाई 2। आपसे क्या पूछा है? T1 अपॉन T2, 5T बाई 2 इंटू अपॉन 3T बाई 2, 5 बाई 3। कैसा ऑप्शन है? कुछ बहुत इजी सवाल, खटाक से अपन ने आंसर रखा दिया ऑप्शन नंबर सी पे। देखिए ये मेरी शॉर्ट ट्रिक किसकी है? मैं इसको सीधे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देता हूं। खामखा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके, क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? सेम। पोटेंशियल का काम कौन कर रहा है? हीट करंट का काम करंट कर रहा है और टेम्परेचर का काम पोटेंशियल कर रहा है। सीधी सी बात है ना। कंडक्टिविटी है तो नीचे आएगी। यस और नो बच्चों? यस सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ खटाक से। The plates of a parallel plate capacitor are separated by D, ठीक है, two slab of different dielectric constant क्यों ना? ठीक है, कितना थिकनेस है? इंसर्ट कर दिया दो कैपेसिटर के बीच में। अब जो नया कैपेसिटर है वो पुराने कैपेसिटर का दुगना हो चुका है। कब? जब प्लेट्स नहीं है। ठीक है, फटाक से देखते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट है, मान लेता हूं ये 3D बाई 8 डिस्टेंस पे की है और ये दूसरी वाली कितनी की है? D बाई 2 की है। इसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना? हवा में है सर, हवा में होगा D माइनस 3D बाई 8 माइनस D बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1। अच्छा, कितना K1 में है सर? 3D बाई 8 K1 में है। अच्छा, और कितना K2 में है? D बाई 2 K2 में है। ये जो कैपेसिटेंस है 2 टाइम्स है किसका? जब कुछ नहीं, वैक्यूम है। चलो, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A, D से सब जगह से D खत्म कर दिया मैंने। तो जरा सोचो क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी कहानी इधर चली जाएगी, ये पूरी नीचे। तो 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये लिखा है D माइनस, एलसीएम ले लेता हूँ, इसका तो एलसीएम ले लेता हूँ 8, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 8 में से 3 गया 5 और 2 चौके 8, 5 में से 4 गया 1, ये आ गया D बाई 8, ठीक है, प्लस ये आ गया 3, D नहीं आएगा, D तो काट चुका हूँ, 1 बाई 8 है ना, 1 बाई 8 प्लस कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3 बाई 8 K1, बहुत बढ़िया। और ये कितना आ जाएगा? D बाई D नहीं, वापस से D लो, 1 बाई 2 K2, यही आएगा। चलो, आपको K1 निकालना है, मतलब K2 की वैल्यू है K1 अपॉन 1.25, 1.25 को लिख सकते हैं 5 अपॉन 4, है ना, K1 अपॉन, मतलब ये लिखा है 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 8, दैट शुड बी इज इक्वल टू 3 बाई 8 K1, शाबाश। और फिर क्या आ जाएगा? प्लस ये आ जाएगा K2 को क्या लिख सकते हो? देखो, K2 को K1 अपॉन 1.25, 1.25 ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 बाई 4, नीचे आ जाएगा 8, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो कितना आ गया एलसीएम? ये आ गया 8, 2 चौके 8, 4 में से 1 गया 3, इज इक्वल्स टू 3 बाई 8 K1 प्लस 5 बाई 8 K1, K1 से K1 गॉट, सॉरी नॉट K1 से K1, 8 से 8 गॉट गॉन, बिल्कुल सही। मतलब ये लिखा है 3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन
k1, द वैल्यू ऑफ k1 इज 8 डिवाइडेड बाय 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 छके 18, 2.6 के आसपास, 2.66. ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम. दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट, है ना. नेट कैपेसिटेंस जब कुछ नहीं था उसका दुगना है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है. दो सिटीज है, एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस. बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टीम है ना, दोनों डायरेक्शन बच जाती है. अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन x to y. जब x to y जा रही है तो क्या कर रही है? वो नोटिस कर रही है कि हर 30 मिनट में उसके डायरेक्शन में एक बस उसे पास हो रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मिनट में पास हो रही है. तो आपको बताना है क्या कि टाइम पीरियड ऑफ बस सर्विस कितना होगा और स्पीड कितना होगा. देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d, करेक्ट है. ठीक सर, ये डिस्टेंस d है ना. और बंदी को पहले में कितना लग रहा है? सेम डायरेक्शन में. देखो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ लेट अस सपोज गर्ल. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, ये कब होगा? ये भी रिलेटिव होगा. कब जब सेम डायरेक्शन में. ओके सर, है ना. और प्लस कब हो जाएगा? जब ऑपोजिट डायरेक्शन में. बहुत बढ़िया. मतलब पहले वाले में समय कितना लगा होगा? देखते ध्यान से. T1 इज इक्वल्स टू डी अपॉन VB माइनस VG. बिल्कुल सही. ऐसे ही दूसरे वाले में टाइम लगा होगा D अपॉन VB प्लस VG, है ना. ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी, है ना. तो देखो पहला टाइम कितना है ऑपोजिट वाले में? 30 मिनट्स, मतलब 1 अपॉन हाफ आवर. बिल्कुल सही है. दूसरा T2 कितना है? 10 मिनट. 10 मतलब कितना? 1 घंटे का 1/6 पार्ट, 1/6 D अपॉन VB प्लस VG. जरा सॉल्व करते, दोनों तरफ से D निकालोगे तो एक जगह क्या आएगा? VB माइनस VG डिवाइडेड बाय 2 और दूसरी जगह कितना आएगा? VB प्लस VG डिवाइडेड बाय 6, 2 3 6, कितना आ गया? ये आ गया 3VB माइनस 3VG इक्वल टू VB प्लस VG. 3VB माइनस VB 2VB इक्वल टू 4VG. 2 दूनी 4. वेलोसिटी ऑफ बस हो जाएगा दुगना वेलोसिटी ऑफ गर्ल के. वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना है? 60 है. 60 मतलब VB की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी? 120 किलोमीटर पर आवर. परफेक्ट. एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो सीधे ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे. दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम खोटी नहीं करना है. यस और नो बेटा? यस सर. बढ़ते हैं आगे की तरफ. अगला सवाल. यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg and length 5 meter leans against smooth making an angle 60 degree. The other end rests on a rough horizontal. The friction force that floor exerts on the road is. बहुत बढ़िया सवाल. ये क्या बोल रहा है? मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री. वैसे तो tan थीटा बाई 2 होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट देखना पड़ेगा अपने को. कोई बात नहीं. यहां पे क्या कर रहा है? ये रेस्ट कर रहा है. रेस्ट कर रहा है. ये नॉर्मल लगाएगा इधर, इसको मैं मान लेता हूं N1 होगा. ये कितना लगाएगा? N2 होगा. ये कितना होगा? Mg होगा. बिल्कुल सही. इसके साथ एंगल बना रहा है स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद इट. वर्टिकल वॉल से 60 डिग्री मतलब ये एंगल कितना है? 60 डिग्री. ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. अब फ्रिक्शन लग रहा होगा. फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा. बिल्कुल सही सर, है ना. सारी वैल्यू देखते हैं एक बार अपन खटाक से. फ्रिक्शन की वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगी? N1 के बराबर हो जाएगी, है ना. और साथ ही साथ में और इधर डायरेक्शन में कुछ लग रहा है कि नहीं? N2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? Mg के बराबर हो जाएगी. बिल्कुल सही. अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्योंकि बॉडी किसमें? इक्विलिब्रियम में, है ना. जरा सोचो, अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं, इसके अबाउट टॉर्क करूं तो इसका तो खत्म हो गया. ये कितना हो जाएगा? Mg इनटू ये L/2 है. L/2 बिल्कुल सही, है ना. Mg इस पॉइंट के अबाउट करो परपेंडिकुलर L/2 cos 30 डिग्री. बिल्कुल सही. शुड बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, L/2 cos, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना. ऐसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा पूरा का पूरा. ये है L cos 60 डिग्री. ये कितना हो जाएगा? N1 इंटू L cos 60 डिग्री. बिल्कुल सही. परपेंडिकुलर लेंथ, है ना. तो क्या हो जाएगा? जरा सोचो. L से L गॉट गॉन, है ना. तो ये कितना लिखा है? Mg/2 इंटू cos 30 कितना हो गया बेटा? √3/2. √3/2 इज इक्वल्स टू N1 डिवाइडेड बाई 2. परफेक्ट. 2 से 2 गॉन. N1 की वैल्यू कितनी आ गई है? Mg √3 डिवाइडेड बाई 2. N1 की वैल्यू कितनी आ गई है? Mg √3 डिवाइडेड बाई 2. बिल्कुल सही सूर्य सर. चलिए अब N1 पता चल चुका है. ठीक है.
N1 पता चल चुका है, ठीक है। अब N1 ही किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है, और ये mg √3/2 जो है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू N2, मतलब म्यू इंटू mg। आपसे क्या पूछा हुआ है, द फ्रिक्शन फोर्स दैट फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रॉड इज N1 के बराबर mg √3/2, mg √3/2। फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गई, ये निकालना ही नहीं, ये निकालना ही नहीं। कितनी आ जाएगी बेटा, mg कितना है 200 है ना, तो 200 into √3/2, the answer will be 100 √3 newtons। The answer will be 100 √3 Newton। Which option will be correct? Option number B। बनते आना चाहिए बेटा, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल। इससे म्यू भी पूछता है, जो मैं आगे बढ़ गया था, म्यू भी पूछता है, मतलब इस फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम कर देंगे तो आपको म्यू पता चल जाएगा। यस। Next question. In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically, so that average frequency and average amplitude of the system changes with time t. Which of the following options systematically depict the changes correctly? देखिए क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसके साथ एक ब्लॉक है जिसके अंदर सैंड भरा हुआ है ना, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π√m/k। अब धीरे धीरे सैंड गिर रही है, धीरे धीरे सैंड क्या हो रही है, गिर रही है, मतलब टाइम पीरियड भी घटेगा, मतलब ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। धीरे धीरे टाइम पीरियड घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब मैं बात करता हूं किसकी, एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में दूरी होती है ना, तो mg किसको बैलेंस करेगा, k x0 को बैलेंस करेगा। x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg/k आ जाएगी। यस सर। अब सीधी सी बात है, अगर m घटेगा तो नया एम्पलीट्यूड भी घटेगा, मतलब अपने को समझ में आ चुका है कि ओमेगा लगातार बढ़ रहा होगा और एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा होगा। ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा किस में दिख रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, लेकिन यही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जहां पे ओमेगा तो बढ़ रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज, इट सेज a balloon is made up of material of surface tension as an inflated outlet, है ना, from where gas is filled as a small area, it is filled with a gas density rho and take a spherical radius r, ठीक है। when the gas is allowed to flow freely out of it, the radius r changes from r to 0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है आपको, डायमेंशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं खटाक से। अब क्या है, टाइम है ना, तो टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, सबसे पहले तो दे रखा क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, तो m p-2, इसकी पावर मैं मान लेता हूं अल्फा है। परफेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, एरिया l की पावर 3, इसका मान लेता हूं बीटा है। तीसरा क्या है, डेंसिटी, है ना, ml-3, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी का पावर हो गया गामा, है ना, और ये r क्या है, वापस से रेडियस है ना, r क्या है, रेडियस है, रेडियस r, है ना, मतलब l की पावर डेल्टा। अच्छा, ये कितना है, t की पावर 1, है ना। तो जरा अल्फा पहले देखो, m की पावर देखो, m की पावर यहाँ पे कितना है, अल्फा है, यहाँ पे m की पावर क्या है, गामा है, बिल्कुल, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। बहुत शानदार, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0। अगला देखो l की पावर देखो, यहाँ तो कुछ नहीं है, l की पावर यहाँ पे कितना है, 3 बीटा, बिल्कुल सही, 3 बीटा माइनस 3 गामा, माइनस 3 गामा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन। अच्छा, टी की बात करते हैं, टी की पावर कितना है, -2 अल्फा, और कहीं टी है ही नहीं, -2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, मतलब अल्फा की वैल्यू तो -1/2 आएगी। तो जरा देखो कौन कौन से नहीं हो सकते हैं आंसर, कौन कौन से नहीं हो सकते। अल्फा -1/2 ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, अल्फा प्लस गामा 0 है, मतलब गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। गामा 1/2 कहाँ दिख रहा है, गामा 1/2 कहाँ दिख रहा है, जल्दी बताओ, गामा 1/2 यहाँ दिख रहा है, नहीं, यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। दैट्स इट, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, फटाक से जहां आंसर आ जाए आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला, कंसीडर द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 VSD किसके बराबर है, 9 MSD के बराबर है। क्या मैं डायरेक्टली लीस्ट काउंट लिख सकता हूं, यस सर, एक मेन स्केल रीडिंग अपॉन 1 मेन स्केल डिवीजन,
अपॉन नंबर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, डिवीजन इन वर्नियर कैलिपर कितना है, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल कितना है 10 है। अरे सर ये तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर, यही निकाल लिया लीस्ट काउंट। ठीक है, जब भी ऐसा हो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या मेन स्केल डी का डिवीजन कितना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कितना है, या फिर 1 MSD माइनस 1 BSD सॉल्व करोगे तो भी यही है। आगे बढ़ते हैं, तो लीस्ट डिवीजन दे रखा है आपने को, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एट x इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर व्हेन जॉइज ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर क्लोज्ड इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ द डायमीटर, ठीक है, तो ट्रू रीडिंग कितनी हो जाएगी, देखिए एरर दे रखा है, एरर दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, पॉजिटिव एरर है मतलब फाइनली माइनस होगा, क्लोज करने के बाद भी दिख रहा है, कितना आ जाएगा, रीडिंग कितनी आ जाएगी बेटा, ट्रू रीडिंग कितनी होगी, मेन स्केल डिवीजन में कितना दिखा 5 प्लस द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज 8 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें से घटा देना है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कितना लिखा है 5.08 माइनस 0.1 कितना आ जाएगा भाई साहब, 5.08 minus 0.1 4.98 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। बहुत बेसिक सवाल, आंसर हो गया है खत्म। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, यस और नो। Parallel capacitor meter circular plate is being charged such that surface charge density on plate is increasing at a constant rate, the magnetic field arising due to displacement current is, आपको बहुत अच्छे से पता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL जो होता है किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इनटू IC प्लस ID के बराबर होता है, यस और नो बड़े बच्चों, यस सर एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की मैं बात करता हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से ही पूछा है तो जरा देखिएगा ध्यान से, है ना, ये कितना होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt, यही होता है बिल्कुल सही। उसको क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट d बाई dt ऑफ d phi e को लिख सकता हूं मैं पाई r स्क्वायर इनटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही, पाई r स्क्वायर एरिया हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये हो चुका है, तो कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट d बाई dt, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, मैं लिख ले रहा हूं सीधे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, यस सर, ये क्या लिखा है, ये लिखा है पाई r स्क्वायर ना d सिग्मा बाई dt, और क्या बोल रहा है is increasing, है ना, such that charge density on plate is increasing at a constant rate, है ना, तो d सिग्मा बाई dt ये कोई कांस्टेंट है, लेट अस सपोज k, तो पाई r स्क्वायर इनटू k, है ना, तो कितना आ गया, ध्यान सुनना, अगर यहां पे लगाओ आप b इंटू 2 पाई r, फील करना, कोई भी एक रैंडम आप क्या कर लेते हो, दो प्लेट्स के बीच में, है ना, ऐसे दो प्लेट्स हैं, इसके प्लेट्स के बीच में एक रैंडम आपने क्या मान लिया, सरफेस मान लिया, तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, म्यू नॉट इनटू, सर ये हो गया कोई कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ पाई r स्क्वायर, अच्छा सर r से r गया, यस सर, तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है r के, b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है r के, इनफैक्ट id अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट है, एक और तरीका देखो, id है क्या है, कांस्टेंट है, कैसे लिखा आपने देखो ध्यान से, सिग्मा जो है, सिग्मा d सिग्मा बाई dt, ये क्या है, कांस्टेंट है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, dq बाई dt क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा, मतलब करंट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है सर, ये तो ऐसा बिहेव कर रहा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कांस्टेंट करंट जारी है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या एक सिलेंड्रिकल वायर की तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर जहां पे अंदर करंट जारी है जो कि कैसी है, कांस्टेंट है, उसकी वजह से आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता है सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होती है, R इक्वल टू कैपिटल R तक बढ़ेगी, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगी, बोलो यस और नो, तो जरा देखो, नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलेंडर सरफेस, मैक्सिमम कहां होगा, सरफेस पे, जब आप इमेजिनरी सिलेंडर लोगे कैपिटल R, ठीक है, कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेस, नॉन जीरो एवरीवेयर, चाहे यहां से लेके अनंत तक जाओगे तो नॉन जीरो होगा, बट इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। इट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, बट यस यू नीड टू मेक श्योर, अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया और कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, तो उनको छोड़ देना ही ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है इन स्पाइट ऑफ डूइंग इट। आगे चलते हैं, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन अ ईयर इन इंसिडेंट मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट 1.7 ब्रूस्टर एंगल, द ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो ब्रूस्टर एंगल का कांसेप्ट क्या होता है, एक बार मैं खटाक से बता देता हूं, अगर कोई भी लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट होती है सच दैट इसका जो रिफ्लेक्शन एंगल है
सुनना ध्यान से, आई प्लस आर जो हो जाता है 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। मतलब आर किसके बराबर है भाई साहब? 90 माइनस आई के बराबर है। इसका मतलब स्नेल्स लॉ लगाया जाए तो पहला मीडियम म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। साइन आर का मतलब कितना हो जाएगा? कॉस आई हो जाएगा। अरे गजब सर, तो कितना आ गया? म्यू वन tan i इज इक्वल्स टू म्यू टू, म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू आ चुका है tan ऑफ आई। यही ब्रूस्टर्स एंगल होता है जिसके अंदर क्या हो जाता है? कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है। करेक्ट है कि नहीं? जरा सोचना, म्यू टू अपॉन म्यू वन निकालते हैं, कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। म्यू टू अपॉन म्यू वन किसके बराबर आ गया? tan i के बराबर हो गया ना। ये कितना दे रखा है? 1.73। तो tan i बराबर 1.73, ये √3 लिखा हुआ है। मतलब आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। मतलब आर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा देखो। रिफ्लेक्टेड लाइट, अच्छा कौन सी कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है? जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। दूसरा, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लोज टू। ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी यार, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। एक ही ऑप्शन था जहां पे लिख रखा था रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Two identical charge conducting spheres A and B have their center separated by a certain distance. Charge of each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी है भाई साहब? KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या किया? थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A। ठीक है, चार्ज नहीं स्फीयर, ठीक है, अनचार्ज, ठीक है, A है ना, एंड देन B एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। नाउ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज A एंड B इज, जरा एक बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले किसके साथ गया? सबसे पहले ये इसके साथ गया, इसके पास चार्ज कितना आ गया? Q/2 आ गया, आधा चार्ज वो ले गया। ठीक है, स्फीयर फर्स्ट है ना, एंड देन विद B एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, एंड देन विद B, इसके ऊपर भी A के पास कितना आ गया? Q/2। अब इसको B के साथ मिलाया गया, जो कितना था? Q था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 3Q/2 है ना, Q प्लस Q/2। और B पे कितना आ जाएगा? और फाइनली A पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? A का तो आधा हो गया, दोनों को मिला दिया, तभी तो इस पे Q/2 और Q/2 आया था। यस सर, A पे तो कितना हो चुका है? आधा हो जाएगा। ये अननोन वाला है, ये अननोन है। अच्छा, दूसरे वाले पे कितना? ये 3Q/2 है, टोटल चार्ज है 3Q/2, Q प्लस Q/2, मतलब अब आधा हो गया होगा इसका भी, 3Q/4। अरे गजब सर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q स्क्वायर के, मतलब F1 अपॉन F2 हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, ये कितना आ जाएगा भाई साहब? 3Q स्क्वायर अपॉन 8। अरे गजब गजब, तो कितना आ जाएगा? आंसर साफ दिख रहा है, 3F अपॉन 8। करने की सॉल्व जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नाउ नया फोर्स आ जाएगा 3F अपॉन 8। कैसे किया? दोबारा से, सबसे पहले एक अननोन था, अननोन को सबसे पहले वाले से मिलाया, मतलब आधा आधा चार्ज क्या हो जाएगा? कंडक्शन हो जाएगा चार्ज का आधा आधा, इसमें चला गया Q/2। अब इसको Q/2 वाले को Q से जाके मिलाया, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया? 3Q/4, 3Q/2, इसका आधा कितना हो गया? 3Q। अब इस पे Q/2 बचा है, ये A है और ये है B, तो दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। कंटेनर हैज 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर और 3 लीटर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन मेड बाय थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, तो चैम्बर कंटेन्स इतना एंड इतना मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर दिस एंड दिस, व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ। चलिए, तो देखिए एक बात तो ध्यान से क्लियर है ना, इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी, तो एनआर डेल्टा है ना, एनसीवी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? एक दूसरे की आपस में इक्वल होगी। जरा देखते हैं, जरा देखते हैं, पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी? P1 V1 प्लस P2 V2, बाद में कोई कॉमन प्रेशर आ गया होगा, V1 प्लस V2। बिल्कुल सही, यही इंटरनल एनर्जी का केस होगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है इंटरनल? क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेटेड कैसा है? थर्मली इंसुलेटेड, मतलब जब पार्टीशन को हटाया गया होगा, जब तक गैसेस का फ्लो हो रहा होगा, जब तक कोई कॉमन प्रेशर नहीं आ गया होगा। यस और नो बेटा, है ना, टेम्परेचर सेम है, क्लियर है कि नहीं है? तो इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मिक्सचर अटेंशन इक्विलिब्रियम प्रेशर तो निकल जाएगा, P की वैल्यू हो जाएगी P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, P1 V1, P1 कितना है? 1 इंटू 2, P2 V2 6 अपॉन V1 प्लस V2, 3 और 2 5, कितना आ जाएगा भाई साहब?
8/5, 5 एकम 5, 3, 5 छके 30, 1.6 ATM will be the answer to the problem. This is how you will solve it. अच्छा, इनफैक्ट आप ऐसा भी सोच सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या ही रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, बाद में कॉमन प्रेशर आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा जब हट जाएगा, V1 + V2, तो N1 + N2 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N1 क्या होगा, P1 V1 अपॉन RT, टेम्परेचर क्या रहेगा सेम, इंसुलेटेड है, P2 V2 अपॉन RT इज इक्वल टू P टाइम्स ऑफ V1 + V2। दिस इज आल्सो अ मेथड टू सॉल्व। आगे चलते हैं। A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling toward the origin. Bohr model used to describe its motion. The radius of nth orbit and the particle speed v in the orbit depends upon s. सबसे पहली बात किसके बारे है ना, अगर बोर मॉडल लगाया जाए है ना, F लगाया, कांस्टेंट फोर्स F पुलिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, मूविंग अराउंड द ओरिजिन, नहीं तो F जो है ये किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। साथ ही साथ में mvr इज इक्वल्स टू कितना है, NH/2π, NH/2π, ठीक है, खत्म। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आपसे क्या पूछा हुआ है, स्पेटिकल v पुलिंग फोर्स है ना, पार्टिकल मास ओरिजिन, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स है, द बोर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, द रेडियस ऑफ द nth, ठीक है। r निकालना है अपने को, r निकालना है, फोर्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फोर्स है ना। चलो देखो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यहां से निकला, बिल्कुल सही, ठीक है। और यहां से क्या निकला, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, अरे गजब, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, दो चीजें हैं, है ना। अब आपको क्या निकालना, नहीं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n/v, n/v, है ना। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सोचो, n/v, है ना। तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, मतलब v³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, n की पावर 1/3, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। चलो ये देखते हैं वापस से, r किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, ठीक है। चलो ये हो जाएगा n/v किसके प्रोपोर्शनल है, n की पावर 1/3, 1 - 1/3, तो n की पावर 2/3, एक हो जाएगा 2/3 और एक हो जाएगा 1/3, 2/3 और 1/3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। क्या किया सर, कांस्टेंट फोर्स था जो कि mv²/r के लिए रिस्पांसिबल, और mvr किसके बराबर है, NH/2π के, है ना। तो v² क्योंकि कांस्टेंट है, फोर्स मास भी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया r के, और यहां से r किसके प्रोपोर्शनल आ गया, n/v के, ठीक है। दोनों r को इक्वेट कर दिया, v² प्रोपोर्शनल है, खटाक खटाक, खत्म। चल टाटा बाय बाय छोटे, दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। The radius of a Martian orbit around the sun is about 4 times the radius of orbit on Mercury, ठीक है। तो किसका रेडियस मान लेते हैं, कोई r' है, वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ r है, बिल्कुल सही। अगला क्या बोल रखा है, आगे पढ़ते हैं। द मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज, ठीक है, मतलब t' की वैल्यू दे रखी है आपको 687 डेज, ठीक है। तो आपसे पूछा हुआ है कि भाई साहब मरकरी की t की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के, तो मैं लिख सकता था, देखिए ध्यान से, t/t' का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r/r' का होल क्यूब। तो r' कितना है, 4 टाइम्स ऑफ r है, 4 चौके 16, चौके 64, मतलब ये एक आ गया 1/64, मतलब t/t' आ चुका है 1/8, है ना। तो t की वैल्यू आ चुकी है t'/8, t' कितना था 687 डिवाइडेड बाय 8, है ना। तो 8 × 64, 4 बचा, लगभग 88 डेज के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट सेज, अ बॉडी weighs 48 न्यूटन on the surface of earth, the gravitational force experienced by body due to earth at a height equal to 1/3 the radius of earth from its surface। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जरा देखिएगा, g' कितना होता है, g' होता है 1/g/1 प्लस h/re का होल स्क्वायर, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाएगा g/1/3, है ना, 1 प्लस 1/3 द रेडियस ऑफ अर्थ, 1/3 का होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू g/ कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, यह आ जाएगा 16/9। तो g' आ चुका है 9/16 इंटू जी, है ना। तो वेट, नया वाला वेट क्या पूछा है, वेट पूछा है, तो w' हो जाएगा 9/16 इंटू w कितना था 48,
16 3 48 9 3 27 27 न्यूटन विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम, है ना। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि खटाक से आप आंसर निकाल सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ अगर काट दिया जाएगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। फ्रॉम दीस पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीस टुगेदर इन पैरेलल एंड देन दीस टू सेट्स आर एडेड इन सीरीज, ठीक है। तो ये 4 ऐसे बनाए, परफेक्ट। उसके बाद ऐसा बनाया, परफेक्ट, है ना। तो ये r बाय 8 है, पैरेलल है, तो r बाय 8 इंटू 1/4 प्लस r बाय 8 इंटू 1/4, 1/4 हो जाता है। चलो बिल्कुल सही बात है ना। तो लिखा है कितना, 2r बाय 32 4/32 है ना। तो r बटा 16 ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, r बाई 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, है ना। पहले क्या किया है, r था उसको 8 इक्वल पार्ट में काटा है और 4 को पैरेलल और आपस में सीरीज, तो r बटा 8 1 हो जाएगा और उसको 4 में पैरेलल लगाया तो r बटा 32 इंटू 2 r बटा 16 विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। अगला, द ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, है ना। हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉय वेवलेंथ, है ना। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कितना होता है, 3.3, है ना, इंटू n बाय z नैनोमीटर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 2, 3.3 इंटू 2, अरे एंगस्ट्रॉम में होता है, सॉरी। तो 3.3 इंटू n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना आ जाए, ये आ चुका है 6.6 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.67 नैनोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा ना, लैम्डा डायरेक्ट पूछा जाता है ना। नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा h अपॉन p होता है ना। p जहां पे क्या हो जाता है बेटा, आपका मोमेंटम हो जाता है ना। और एक और बात पता है आपको, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 होता है। दोनों को यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा लैम्डा की वैल्यू आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। An electric dipole with dipole moment इतना is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude इतना, ठीक है। The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to electric field. The change in potential energy. Potential energy का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, U is equals to होता है प्यारे बच्चों माइनस PE cos of theta, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, फाइनली U फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस PE cos of angle between them कितना हो चुका है, 60 डिग्री, बिल्कुल सही। और u इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस पी, पैरेलली रखा हुआ था, cos 0 होता है 1, मतलब ये लिखा है माइनस पीई डिवाइडेड बाय 2 और ये क्या दे रखा है, ये लिख रखा है माइनस ऑफ पी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल एंड दैट वुड बी गिवन बाय माइनस पीई बाय 2 प्लस पीई हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा पीई डिवाइडेड बाय 2। बस जो भी आएगा p और e को मल्टीप्लाई करके 5 के 20 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 10 आएगा, मतलब 1.0 जूल विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, यस सर। अगला, कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट, द करंट थ्रू द ब्रांच CD से निकलने वाली आपको करंट पता करनी है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो बेटा किस प्रकार का सिनेरियो है। सबसे पहले तो ये इस प्रकार का सिनेरियो है ना। ठीक, कितना हो गया, 1 और 3 बिल्कुल सही। यहां से देखिए कितना हो गया, 2 और 4 बिल्कुल सही। सबसे पहले इसको R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, है ना, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1 पैरेलल 3 प्लस 2 पैरेलल 4, है ना, 3/3 प्लस 1 प्लस 8/6, मतलब 3/4 प्लस 2 चौके 8, 4/3, ये कितना आ चुका है 12, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 और 9 कितना आ गया 25/12। ये R इक्विवेलेंट आ चुका है 25/12। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब करंट कितना ड्राइव करेगा, करंट होगा 50/25/12, 25 दूनी 50, मतलब टोटल 24 एम्पियर जो होगी वो करंट आएगी। अब ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान सुनना, इसमें जितनी करंट जाए और इसमें जितनी करंट जाए उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो करंट यहाँ जाएगी। तो इसमें कितनी करंट जाएगी, टोटल कितनी आई थी, टोटल 24 एम्पियर आई थी। उसको 1 और 3 पैरेलल में देखे थे तो देखिए
करंट इन 1 ओम कितनी जाएगी सर? करंट इन 1 ओम जो जाएगी वो कितनी जाएगी सर? दूसरे वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आने वाली करंट 24, 4 छके 24, 6 18 एम्पियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जरा सोचो, फील करो, वापस से करंट यहाँ पे कितनी हो चुकी है? 24। अब देखते हैं 2 में कितनी गई, 2 में कितनी गई? तो 2 में जाने वाली ये 1 ओम था, तो करंट इन 2 ओम कितना हो जाएगा वापस से? 4/6 इंटू 24। अरे गजब सर, 6 चौके 24, 4 चौके 16 एम्पियर। अरे शाबाश। मतलब यहां से आई कितनी? 18, इसमें कितनी गई है? 16। मतलब यहाँ कंफर्म कितनी जा रही होगी? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। तो ऐसे ही खटाक से आपको सॉल्व करना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम एनर्जी ई, द रेशियो लैम्डा फोटोन और लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी गिवन बाय। जरा देखते हैं ध्यान से, क्या सेम है? एनर्जी सेम है ना? तो एक में तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, ठीक है, एनर्जी कितना लिखते हो? एक में तो E इज इक्वल्स टू लिखते हो hc बाय लैम्डा, ये फोटोन के लिए लिखेंगे है ना, और एक में लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me, है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये फोटोन के लिए है, ठीक है। तो लैम्डा फोटोन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा hc अपॉन E डिवाइडेड बाय h, है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me। ले लाडले खत्म, ये कितना आ चुका है? c बाय ई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई, है ना, अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये लिखा है c अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन ई, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए, c अंडर रूट ऑफ 2m upon e, which option is correct? Option number 3 will be the right answer to the problem। ना, बहुत सिंपल सवाल था, दोनों फॉर्मूले बस आपने पुट कर रखे हैं। देखिए ये h अपॉन p होता है, p मोमेंटम होता है, मोमेंटम को अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 38, which of the following options represent the variation of photoelectric current, है ना, with property of light as shown। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ जाती है। जरा देखिए, तो पहले में ही दिख रहा है ए सही है, बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ बढ़ती है, गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ कांस्टेंट रहती है, ये भी गलत है। फोटो करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के कारण बढ़ती है, ये भी गलत है। तो विच इज करेक्ट बेटा? ऑप्शन ए ओनली इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, क्योंकि किस पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे। Moving on to the next question. A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of a radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of the inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere will be। Moment of inertia निकालना है। सबसे पहली बात किसके अबाउट निकालना है? Moment of inertia, है ना। The ratio of moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about y axis, इसके अबाउट निकालना है। This is the axis, और ये क्या है? ये क्या है? स्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्फीयर है, बिल्कुल सही है। तो बड़े वाले का कितना होगा? इस वाले का मास जो है मैं मान लेता हूं कितना है, इस वाले का मास मैं मान लेता हूं m, है ना, और इस वाले का मास मैं मान लेता हूं m डैश, है ना, और स्फीयर है मतलब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो m डैश अपॉन m शुड बी इज इक्वल्स टू r डैश क्यूब अपॉन r क्यूब, है ना। तो m डैश अपॉन m इज इक्वल्स टू, इसका रेडियस कितना है? r है ना, ये पूरा रेडियस 2r है ना, तो r डैश कितना है? इसका रेडियस r है, आर क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब, है ना। तो कितना आ चुका है? 1/8, है ना। तो m डैश जो आएगा वो आ जाएगा m/8, बिल्कुल सही बात है। इसका मास हमें पता चल चुका है ना। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, बचे हुए सेक्शन का, मतलब इस पूरे में का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन घटा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा? आई टोटल माइनस आई रिमूव्ड। आई टोटल लिखते हैं 2/5 mr स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है लेकिन 2r, गलती नहीं, 2r का होल स्क्वायर माइनस आई रिमूव्ड। आई रिमूव्ड कितना होगा? सबसे पहले तो इसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, ये हो जाएगा 2/5, है ना, m डैश, इसका रेडियस कितना है अब? r स्क्वायर, खुद की एक्सिस के अबाउट, फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लस m डैश इंटू आर स्क्वायर। दिस विल गिव यू द राइट आंसर। क्या याद रखना है? ध्यान से सुनिएगा, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट माइनस जो रिमूव्ड है उसके अबाउट। रिमूव्ड वाले में क्या दिक्कत थी? सेंटर से पास नहीं हो रहा था, बगल में शिफ्ट हो रहा था, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके सेंटर से प्लस डिस्टेंस r अपने को शिफ्ट करना है। सो दिस विल गिव यू द आंसर एज कितना आ जाएगा? 2/5 इंटू 4mr स्क्वायर, है ना, माइनस 2/5 इंटू m/8 इंटू r स्क्वायर प्लस m/8
इंटू आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, खटाक से एम आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, यहां आ गया 8/5, देखते जाना है ना, माइनस है ना 2 चौके 8 है ना, 4 दूनी 8 है ना, 1/20, बहुत बढ़िया, और फिर एक और बार माइनस 1/8। चलिए है ना, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं है ना, 20, 40 से सब कट जाएंगे, यस सर, 5 8 40, 8 8 64, माइनस 20 दूनी 40, माइनस 8 5 40, 64 में से 2 गया 62, 62 में से 5 गया है ना, कितना आ जाएगा ये, एम आर स्क्वायर इंटू 64 में से 2 गया 62, 62 में से 5 गया 57, 57/40। ये क्या आ चुका है, आपसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट। तो स्मॉलर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, ये वाली कहानी आई थी, ये कितनी कहानी आई थी, एक बार देख लेते हैं, इसको भी निकालना पड़ेगा, स्मॉलर स्फीयर है ना, तो आई स्मॉल निकाल लेते हैं पहले, तो ये आई रिमेनिंग आ चुका है ना, आई स्मॉल निकालते हैं, आई स्मॉल तो कितना होगा, ये निकाला था अपन ने सर, एम आर स्क्वायर बाय 20, एम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं है ना, ये लिखा था 1/20 प्लस 1/8, बिल्कुल सही बात है ना, तो जरा सोचना कितना आएगा, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर है ना, एलसीएम आ जाएगा कितना, 160 ले लेते हैं, या फिर क्या 40 ही ले लो एलसीएम है ना, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 8 5, और ये ऊपर आ जाएगा 7 है ना, 7/40 एम आर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है किसका रेशियो निकालने का, मोमेंट ऑफ स्मॉलर, 7/40 अपन 57/40, 7/40 अपन रिमेनिंग वाले का कितना आया था 57/40, उत्तर आ जाएगा 7/57। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। कैसे सॉल्व किया है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या सबसे पहले अपन ने कैलकुलेट किया, रिमेनिंग का स्मॉलर का दोनों का रेशियो निकाला, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। अगला, a full wave rectifier with the diodes D1 and D2 as shown in the figure, if the input supply is this then, देखिए यार इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है ना, इस क्वेश्चन में एक एरर है, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो अपने आउटपुट को, याद रखना, जो ट्रांसफार्मर होता है वो अपने आउटपुट को 180 डिग्री फेज से बदल देता है ना, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में एरर है। इस क्वेश्चन को अगर मान लो अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं होता तब आप बोल देते यहाँ जब पॉजिटिव साइकिल आती, फील करो, जब पॉजिटिव साइकिल आती तो D1 ऑन हो जाता, करेक्ट है, और यहां से आउटपुट मिल जाता, बिल्कुल सही है ना, और जब नेगेटिव साइकिल आती तो D2 ऑन हो जाता, देखो ध्यान से, यस सर, और ऐसा आउटपुट मिल जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उल्टा आंसर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे करेक्शन है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर यदि है तो फेज को चेंज कर देता है, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, बट एनीवेज अपन ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, और जो करेक्ट आंसर है वो किस हिसाब से दिया था उन लोगों ने, जो D1 है वो क्या है फॉरवर्ड बायस, और जो D2 है वो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या बोला हुआ है, देखिए ध्यान से, इफ द इनपुट सप्लाई इज दिस देन एट 15 मिली सेकेंड, कितने मिली सेकेंड पे, 15 मिली सेकेंड पे, तो जरा देखो इसका टाइम पीरियड कितना है, ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा, ओमेगा कितना है 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू, कितना दे रखा है बेटा 100 पाई दे रखा है, यस सर, मतलब फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मतलब टाइम पीरियड कितना है 1/50 हर्ट्ज है ना, तो कितना आ जाएगा बेटा ये है ना 50, 0.02, मतलब 0.02 मतलब 20 मिली सेकेंड्स, 20 मिली सेकेंड्स है ना, टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड्स, टाइम पीरियड कितना है 20 मिली सेकेंड्स, बिल्कुल सही, तो 20 मिली सेकेंड यदि टाइम पीरियड है, मतलब 10 मिली सेकेंड और 20 मिली सेकेंड के बीच में कैसा है, ये नेगेटिव है, 10 मिली सेकेंड्स और 20 मिली सेकेंड्स के बीच में कैसा है, ये नेगेटिव है ना, तो जरा सोचो बच्चों, है ना, आपसे कहाँ पूछा है 15 पे पूछा है, मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये पॉजिटिव, D2 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड, ठीक है, D2 is forward bias while D1 is reverse bias. Option number B will be the right answer to the problem. Okay, moving on to the next problem. क्या निकाला, टाइम पीरियड निकाल दिया, टाइम पीरियड से अपने को पता चल चुका है पूरा, इतने समय में यहां तक पहुंचेगा ये, उसका आधा कितना होगा 10, मतलब ये पता चल गया अपन कौन से रीजन में है, बिल्कुल सही। आगे की तरफ, टू गैसेस A and B are filled with the same pressure in a separate cylinder with movable piston RA and RB respectively on supplying equal amount of heat है। चलिए Q क्या है, सेम है, और क्या क्या सेम दे रखा है, प्रेशर भी क्या दे रखा है अपने को, सेम दे रखा है, यस सर, देखते जाना ना,
प्रेशर सेम है ना, और तो और क्या सेम है, आपको हीट भी सेम दे रखा है अंडर कांस्टेंट प्रेशर। द पिस्टन ऑफ गैस A and B आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 and द चेंज इन इंटरनल डेल्टा U भी सेम है। अरे साहब डेल्टा U भी सेम है, डेल्टा U भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, Q और डेल्टा U सेम है, मतलब वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। वर्क डन भी सेम होगा, वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा V। अरे सर प्रेशर भी सेम है, मतलब डेल्टा V1 इक्वल टू डेल्टा V2 के बराबर होगा, है ना। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या लिख सकता हूं मैं, पाई RA स्क्वायर इंटू DA इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू D2। चलो पाई से पाई गॉट गॉन, आपको क्या निकालना है, RA अपॉन RB निकालना है। तो RA अपॉन RB जो होगा वो होगा D2 DB, A और B था ना, A है ये B है ना? तो ये हो जाएगा DB अपॉन DA की पावर 1/2। डायमीटर ऑफ B कितना है डायमीटर बेटा, 9, और A कितना है 6, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 16, 3/4, 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। कौन सा आंसर सही है इसका, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। वी हैव दिस वन मोर प्रॉब्लम। व्हाट डज इट सेज, इट सेज अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन A B C एंड D एज शोन इन फिगर। परसेंटेज एरर दे रखा है, P में कितना परसेंटेज एरर होगा, तो आपको पता है परसेंटेज एरर इन P जो आएगा वो कितने निकल के आएगा, पावर आगे आ जाती है 3 इंटू डेल्टा A बाई A प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B, बिल्कुल सही। C की पावर कितनी है 1 इंटू डेल्टा C बाई C, B की पावर कितनी है 1/2 इंटू डेल्टा D बाई D, बिल्कुल सही बात। 3 इंटू A में कितना है 1%, A में है 1%, B में कितना है 3%, C में कितना है 2% और D में कितना है 4%, बिल्कुल सही बात सर। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी, नो सर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4, 6 4 10 और 3 13, आंसर विल बी 13%, आंसर विल बी 13%, राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं आगे तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड एट 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस इज वन ऑफ द पोलराइड इज I naught, है ना। I naught is the intensity of polarized light after passing through the first Polaroid। देखिए बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि भाई साहब एक पोलराइड शीट है ना, जो पहले वाले के पोलराइजेशन से 22.5 डिग्री के एंगल बना रही है, ठीक है, जबकि दो क्रॉस्ड पोलराइड्स हैं। मतलब देखो एक्सिस, पहले सबसे पहले एक्सिस बनाओ। द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड। तो एक पोलराइड ये मान लो जिसकी एक्सिस ये है, दूसरी पोलराइड ये मान लो, बिल्कुल सही है। और एक जो पोलराइड है ये रहा, ठीक है कि नहीं है, पोलराइज शीट है ना। ये इससे कितना एंगल बना रहा है 22.5 डिग्री बना रहा है सूर्य सर। ये इससे कितना बनाएगा सर, ये बनाएगा 90 माइनस 22.5 डिग्री। परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां से I नॉट इंटेंसिटी दे रखी है, तो यहां से कितनी निकलेगी सर, I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, बिल्कुल सही। और इस एक्सिस से कितनी निकलेगी सर, आप बोलेंगे I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5, तो निकलेगी ही निकलेगी। उसके बाद वापस से कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22.5 डिग्री निकलेगी। अच्छा, मतलब ये लिखा है I नॉट कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, और कॉस का क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अच्छा सर, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा, मतलब एक काम करता हूं, दोनों नीचे ऊपर दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। इस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूं, सही है क्या, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई करने पे, 4 मल्टीप्लाई करने पे ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। कैसे बोला मैंने ये, इसलिए बोला साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। ऐसे 2 है, 4 मल्टीप्लाई कर दिया नीचे में, ये कितना हो जाएगा आपके पास, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। तो ये लिखा है I नॉट बाई 4 इंटू साइन 2 थीटा साइन 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा I नॉट बाई 8 शुड बी द आंसर टू द प्रॉब्लम। 8, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, यस सर। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन था। Two identical point masses P and Q suspended from two separate massless springs of spring constant this and this oscillate vertically. If their maximum speeds are in the ratio, ठीक है, are the same, ठीक है, the ratio AP AQ upon AP of the amplitude, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहली बात तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है A1 ओमेगा 1, मतलब AP ओमेगा P इज इक्वल्स टू AQ
ओमेगा क्यू। आपसे क्या पूछा हुआ है, किसका रेशियो? ए क्यू अपॉन एपी पूछा है। ए क्यू अपॉन एपी विल बी ओमेगा पी अपॉन ओमेगा क्यू। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, या फिर ओमेगा को बोल सकता हूं अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है। मतलब ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट एम के। मतलब ए क्यू अपॉन ए पी जो आएगा, सही है, मास टू आइडेंटिकल पॉइंट मास है, सॉरी, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस के पी अपॉन के क्यू। मतलब के पी कितना है? के वन अपॉन के टू, रूट के वन अपॉन के टू। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है, राइट आंसर टू द प्रॉब्लम। नहीं नहीं, के पी क्यू अपॉन पी पूछा है ना, 2 अपॉन 1 पूछा है, तो 1 अपॉन 2, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। एन ओपन पाइप at both ends has a fundamental frequency f in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of the air column is equal to, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होता है? 45 का डी। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते थे। मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूंगा ताकि आप इसे एक बार वापस से लुकआउट करें और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ध्यान दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, पेपर डिफिकल्ट आने का सिर्फ इतना सा मतलब है फिजिक्स के अंदर क्या कि आपने ज्यादा वैरायटी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है। तो कोशिश करिएगा बेटा, डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स को करिएगा, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज को करिएगा पिछले साल के, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल पाए। ऑलराइट एवरीवन, ज्यादा वैरायटी, देखिए पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पेपर के अंदर वैरायटी ज्यादा थी, डिफरेंट वैरायटी थी जो आपने जनरली नहीं देखे होंगे, इसीलिए गो फॉर द वैरायटी। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बेस्ट विशेस फॉर नीट 2026। बाय।